हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर और वी कैन सी कैन अ माइनर बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप। सो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जो पार्टनरशिप है उसकी स्टार्टिंग एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। ठीक, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किया है, तो उसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी की थी। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही हम अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना जो है वो ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। सो हमें सेक्शन 11 के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि सेक्शन 11 एक्चुअली कहती क्या है। तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वही व्यक्ति अनुबंध जो है वो कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी जो है वो उन्हीं लोगों में होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैच्योर हो, साउंड माइंड के हो और लोग किसी भी लॉ द्वारा जिन्हें डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर ना किया गया हो। ठीक है, उन्हीं लोगों में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी जो है वो मानी गई है। तो इसके हिसाब से सेक्शन 11 के हिसाब से तो जो माइनर है उसके अंदर तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, और जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो किसी भी फर्म का पार्टनर जो है वो बन सकता है। तो इट मीन्स जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता। ओके, अब आगे हम कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पार्टनर। अब माइनर, तो जो माइनर है उसकी एक्चुअल में पोजीशन है क्या, ये हमने चर्चा करनी है कि जो माइनर है उसकी एक्चुअली में पोजीशन है क्या। सो इसकी पर्टिकुलर जो सेक्शन है दैट इज़ 30। तो 30 के अंदर हम करेंगे। तो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, सेक्शन 30 भी ये कहती है कि जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर सभी पार्टनर्स की सहमति हो तो सिर्फ उसे प्रॉफिट्स के लिए एक फर्म के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या बात रखी इन्होंने कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट हो। तो मान लीजिए ABCD 4 पार्टनर हैं और E जो है वो माइनर है, उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ABCD सभी की कंसेंट जो है वो होना ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी एक की भी कंसेंट नहीं होगी तो नेचुरली उसको आप प्रॉफिट्स के लिए इंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ जो है वो आपने ध्यान में रखनी है कि सभी के कंसेंट होना जो है वो ज़रूरी है। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि ये जो थ्योरी है कि जो माइनर है वो कभी भी प्रॉमिसर नहीं हो सकता। माइनर जो है वो कभी भी प्रॉमिसर नहीं हो सकता, प्रॉमिस ही हो सकता है। इससे रिगार्डिंग एक फेमस केस आपने पढ़ा होगा जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। अब बात आती है कि माइनर की तरफ से बात कौन करेगा प्रॉफिट्स के लिए इंक्लूड होने के लिए। तो माइनर का जो गार्जियन है वो अदर जो पार्टनर्स है उनके साथ बातचीत कर सकता है कि इतनी जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट होगी, इतना ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो रहेंगी और इतने प्रॉफिट के लिए माइनर को आप इंक्लूड जो है वो कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी, कि जो माइनर है उसके मैच्योर होने से पहले कि उसकी स्थिति जो है वो क्या है, उसकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटी हैं। अभी जो माइनर है मैच्योर नहीं हुआ है तो उससे पहले उसके क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो रहेंगी। सबसे पहले जो माइनर है वो उसको अगर आप एक फर्म के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेना जो है वो ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट आप नहीं लोगे तब तक आप एक माइनर को फर्म के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, राइट्स में क्या है कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेना जो है वो ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक फर्म के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। इसके अलावा जो एक माइनर है उसको ये राइट है, क्योंकि वो फर्म के अंदर कैपिटल लेकर आ रहा है, अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो माइनर है उसको ये राइट है कि फर्म के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट,
प्रॉफिट शेयरिंग कर सके और फर्म की प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट कर सके। ही हैज़ राइट टू हैव शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट। तो दोनों में यानी शेयर करने का उसका राइट जो है वो बनता है। इसके अलावा अगर जो आपका पार्टनर है वो डिसएसोसिएट होता है फर्म से, डिसएसोसिएट मतलब अपने आप को सेपरेट जो है वो फर्म से करता है, माइनर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर सेपरेट जो है वो कर रहा है तो बाकी के पार्टनर्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि उसका जो शेयर बनता है प्रॉफिट का या जो प्रॉपर्टी का जो शेयर बनता है वो उसको दे दे। अगर वो उसको नहीं देते हैं तो उसका ये राइट बनता है कि वो फर्म के ऊपर जो है वो केस कर सके, ठीक है, कि वो फर्म के ऊपर क्या कर सके, केस जो है वो कर सके, ऐसा उनका राइट जो है वो बनता है। इसके अलावा अब उनका शेयर जो है वो कितना बनेगा? जो आपका जो माइनर है, माइनर का शेयर उतना ही बनेगा जितना कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइड जो है वो हुआ है, उतना ही उसका शेयर बनेगा, प्रॉफिट में भी और प्रॉपर्टी में भी। ये नहीं है कि उससे ज़्यादा के लिए केस कर सकेगा, उतने के लिए ही केस कर सकेगा जितना ऑलरेडी जो है वो डिसाइडेड हुआ है, जस्ट उतने के लिए ही। देन लाइबिलिटीज़। अब जो माइनर है उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो कितनी बनती है, कौन कौन सी जो है वो बनेंगी, तो लाइबिलिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सो जो आपका माइनर है उसकी लाइबिलिटी ये बनती है, द लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर, ठीक है। जो आपका माइनर है उसकी लाइबिलिटी जो है वो उसके शेयर तक लिमिटेड है, यानी कि जो उसका प्रॉफिट का शेयर है या जो उसकी प्रॉपर्टी का शेयर है फर्म के अंदर, वहीं तक उसकी लिमिटेड है, उससे ज़्यादा उसकी कोई लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं होती, ठीक है। उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, उसकी कोई पर्सनल एसेट जो है वो यूज़ नहीं हो सकती। आपने जनरली देखा होगा कि जो अदर पार्टनर्स होते हैं फर्म में, उन सब की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है तो इवन उनकी पर्सनल एसेट तक भी यूज हो जाती है, तो वो यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो सबकी होती है। लेकिन माइनर की क्या है, उसका जो प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में जो शेयर होता है मैक्सिमम वहीं तक उनकी लाइबिलिटी जो है वो बनती है, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंडली उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है कि जो माइनर है उसको कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और कल को अगर फर्म इंसॉल्वेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बात की माइनर की, लेकिन अगर फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होती है तो जो उसका शेयर है, माइनर का जो शेयर है, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। देखिए अगर वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, 18 ईयर्स का जो है वो हो गया पार्टनर माइनर, तो उसको चाहिए, इसके बारे में एक रूल है कि उसको विद इन 6 मंथ्स, मैच्योर हो जाने के बाद, वयस्क हो जाने के विद इन 6 मंथ्स उसको एक पब्लिकली नोटिस दे देना चाहिए। क्या नोटिस दे देना चाहिए कि क्या एक पर्टिकुलर फर्म में वो पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं बने रहना चाहता, ठीक है, अपनी कंसेंट वो दे दे। अगर वो कंसेंट दे देता है तो ठीक है, वो पार्टनर की तरह ट्रीट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अगर वो कंसेंट नहीं देता तो भी ठीक है, अब वो पार्टनर नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कोई जवाब ही नहीं देता, 6 मंथ्स जो है वो बीत चुके हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया। अगर कोई आंसर उसकी तरफ से नहीं आया है तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, कि वो फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है। सो इससे रिलेटेड आपकी जो पार्टनर अब मैच्योर हो चुका है और उसने ये अडोप्ट कर लिया है कि वो फर्म के अंदर पार्टनर जो है वो बने रहना चाहता है, तो उसकी क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होंगी। सो व्हेन ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, तो जब उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं पार्टनर बना रहूँगा तो उसकी क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, तो वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि वो पार्टनर बना रहेगा तो नेचुरली वो आगे थर्ड पार्टी के प्रति सभी डेट्स के लिए और सभी ऑब्लिगेशंस के लिए
लायबल रहेगा। और किस डेट से लायबल रहेगा? जिस डेट से उसने फर्म में एंटर किया था। ठीक है, जिस डेट से उसने फर्म में एंटर किया था उस डेट से वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल जो है वो रहेगा, जितने भी फर्म के डेट्स हैं। और एज अ माइनर फर्म के प्रति उसकी जो एब्लिगेशन होगी, उसकी जो ऑब्लिगेशन होगी, वो उस डेट तक होगी जिस डेट तक उसने यस जो है वो की है पार्टनर बनने के लिए। देन उसका जो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी रिमेन द सेम व्हेन ही वाज ए माइनर, कि जब वो माइनर था और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी फिक्स किया गया था वही अब जो है वो बना रहेगा, जब तक कि कोई अलग से क्लोज ना डाला जाए या चेंज ना किया जाए, तो सेम जो है वो प्रॉफिट रहेगा। द नेक्स्ट वन इज व्हेन ही डजंट इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, जब उसने ये डिसाइड किया है कि वो पार्टनर नहीं बनेगा आगे, ठीक, तो क्या उसके राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसने पब्लिकली नोटिस दे दिया है कि वो यानी कि पार्टनर जो है वो नहीं बनेगा, तो उस सिचुएशन में जिस पर्टिकुलर डेट को उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है, तो उस डेट से उसकी जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब नहीं रहेंगी। ठीक है, अगर आज की डेट में नोटिस देता है तो आज के बाद उसकी एज अ माइनर कोई राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं रहेंगी। सेकेंडली, उसका जो प्रॉफिट का शेयर है, क्योंकि उसने तो पब्लिक नोटिस दे दिया है कि वो माइनर नहीं रहेगा, अब जब पब्लिक नोटिस दे दिया है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी इन फ्यूचर लायबल नहीं रहेगा उन काम के लिए फर्म जो काम कर रही है उसके पब्लिक नोटिस देने के बाद, फर्म्स के एक्ट के लिए। इसके अलावा उसको अपना जो प्रॉफिट का शेयर है या प्रॉपर्टी का शेयर है वो उसको अगर नहीं मिला है तो उसको रिसीव करने के लिए वो फर्म के ऊपर केस भी जो है वो कर सकता है। अब बात आती है कि कई जो पार्टनर होते हैं वो क्लियर कट नोटिस नहीं देते हैं कि हम पार्टनर जो है वो बना रहना चाहते हैं, माइनर पार्टनर ने नोटिस नहीं दिया, इवन देन वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं थर्ड पार्टी के सामने कि मैं इस फर्म में पार्टनर के तौर पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो है एक्टिव पार्टनर हूँ, मैं कोई माइनर नहीं हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, और उसके साथ उसके बेसिस पर जो थर्ड पार्टी है वो ट्रांजैक्शन कर लेती है। तो इस सिचुएशन में बेशक उसने नोटिस दिया हो या नहीं दिया हो, उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।